और आज बात यूपी के महादंगल की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यूपी का सियासी पारा और ज्यादा चढ़ता जा रहा है। यूपी की गद्दी के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यूपी में अपना भविष्य खोज रहे हैं। लेकिन यूपी का माहौल एकदम टाइट है। यह देश की सबसे दमदार फाइट है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। चुनाव भले ही 6 महीने बाद हो, लेकिन चढ़ाई अभी से शुरू हो गई है। यूपी का महादंगल, किसका होगा मंगल। 403 विधानसभा की लड़ाई, 6 महीने पहले से चढ़ाई। यूपी का माहौल टाइट, देश की सबसे दमदार फाइट। संसद में चल रहे हंगामे के बीच, जासूसी की साजिश पर मचे शोर के बीच, आसमान छूती तेल की कीमतों पर मचे बवाल के बीच, टिक टिक करती कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच, अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 6 महीने बाद चुनाव हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही ताल ठोक दी है। सम्मेलनों के जरिए चुनावी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। सपा 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल की मैराथन करने जा रही है। समाजवादी विचारधारा के सशक्त सूत्रधार आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती जो 5 अगस्त को मनाई जा रही है, उस दिन हम सबको ये निर्देश मिला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार बाजार, दरवाजे दरवाजे जाकर के लाखों लाखों कार्यकर्ता निकलेगा और दोबारा से एक जिम्मेदार सरकार, एक ऑल्टरनेट मजबूत सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनानी है। यही आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब लोग पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के दिन एक बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन पहले से जारी है। वहीं सम्मेलन की रेस में AIMIM जैसे दल भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस प्रियंका गांधी वड्रा के दम पर 32 साल पुरानी जमीन फिर पाने की कोशिश में है। बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी यूपी में 22 में दम दिखाकर 24 में विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी कर रही हैं। शरद पवार की एनसीपी से लेकर बिहार वाले मुकेश सहनी की वीआईपी तक अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। 2022 के चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर चुकी है, तो सपा जल्द ही एक साइकिल यात्रा के साथ ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में और उस पर मंथन में जुटा हुआ है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में लखनऊ आई और अब जल्द ही उनके लखनऊ के कई और दौरे भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राजनीतिक दल भी यहाँ पर संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। फिर बात चाहे ओवैसी की AIMIM की हो या फिर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की। फिलहाल चुनावी बारिश में सभी भीग रहे हैं, लेकिन यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से किसके हिस्से में क्या आएगा और किसका भाग्य पीछे छूट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो देखा आपने कितने राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जहां सपा भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं भाजपा सपा की साइकिल यात्रा पर तंज कस रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी फतेह की तैयारी, यात्राओं का दौर जारी। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा पर सपा का तंज।
सज गया है यूपी विधानसभा का मंच, जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों से चुनाव को धार दे रहे हैं, वहीं हमले और पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। सूबे की उबाल मारती सियासत में सबसे बड़ा तंज अखिलेश यादव ने भाजपा की आशीर्वाद यात्रा पर किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार नहीं दिया, रोजी रोटी और छीन ली। दरअसल दिल्ली में 2 दिन तक बैठक कर भाजपा ने यूपी में जीत का रोड मैप तैयार किया है। इसी बैठक में 16 अगस्त से 18 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पर फैसला हुआ है, लेकिन यात्रा से पहले ही सूबे की सियासत गर्म हो गई है। लेकिन निशाना सिर्फ अखिलेश यादव साध रहे हैं, ऐसा भी नहीं। भाजपा भी 5 अगस्त को होने वाली सपा की साइकिल रैली पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अभी चुनाव आ गए, 6 महीने बाद चुनाव होना है। 4.5 साल पूरे कोरोना के काल में समाजवादी पार्टी अपने घरों में बैठी रही है। उस समय समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, आज चुनाव आ गया है, कोई साइकिल यात्रा में निकल रहा है, कोई पैदल है, कोई धरने के रूप में। ये चुनाव का दौर है। वैसे यूपी में ताल तो कई राजनीतिक दल ठोक रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही नजर आ रही। वैसे तो 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि अपने बयानों से दोनों दल एक दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं। फिर बात चाहे रोजगार की हो, किसानों की, कानून व्यवस्था की या महिला सुरक्षा से जुड़ी। लेकिन भाजपा इसे भाजपा बनाम ऑल दिखाने की कोशिश में है। असल में ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है, जिसके जरिए वो 2014-2019 के लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। अब यही रणनीति यूपी में आजमाती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा इसमें कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव जिस तरह से भाजपा पर हमलावर हैं, उससे साफ नजर आता है कि उनकी इस लड़ाई को भाजपा बनाम सपा बनाने की है। मतलब सपा ऑल वाली भीड़ से इतर खुद को भाजपा का कंपटीटर दिखा रही, ताकि जनता के बीच एक संदेश जाए कि अगर कोई विकल्प है तो वो सपा है। लेकिन ये यूपी की सियासी जंग की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन भाजपा को टक्कर देगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आरक्षण से वोट रक्षण की। यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ओबीसी को लुभाने का बड़ा दांव चला है। ये दांव मेडिकल शिक्षा में ओबीसी समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% रिजर्वेशन देने का है। लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सपा ने इसे अपने आंदोलन के दबाव में उठाया गया कदम बताया, तो वहीं मायावती ने इस फैसले को देरी वाला फैसला बताया है। ओबीसी को मोदी सरकार का चुनावी तोहफा। भाजपा सरकार के दांव पर यूपी में चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश मायावती का भाजपा पर ट्वीट अटैक। केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला तो पूरे देश के लिहाज से लिया, लेकिन जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा वोटर ओबीसी से हों, वहां तो राजनीति गर्म होनी ही थी। यूपी में मौसम चुनावी है, इसलिए मुद्दा गर्मा गया है। पहले देखिए मायावती ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण के इस नए तोहफे पर क्या कहा। मायावती ने ट्वीट किया, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की यूजी और पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को ये चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है।
बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट साफ बता रहा है कि केंद्र सरकार का कदम उन्हें किस तरह चुभ रहा है। केंद्र का ये फैसला बसपा की चुनावी रणनीति के लिए झटके से कम नहीं, क्योंकि इस फैसले का मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे ओबीसी वर्ग के छात्रों को लंबे समय से इंतजार था। आरक्षण पर क्रेडिट लेने की सियासी होड़ इसी वजह से लग रही है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर केंद्र के ताजा फैसले की बड़ी बातें क्या हैं। अखिल भारतीय आरक्षण योजना के तहत लिया गया फैसला। मौजूदा शिक्षण सत्र 2021-22 में लागू होगा ये फैसला। मेडिकल के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए घोषणा की गई है। एमबीबीएस और डेंटल छात्रों को लेकर ये ऐलान है। पाठ्यक्रम में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। ओबीसी छात्रों के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। जाहिर है ओबीसी के बड़े वोट बैंक की वजह से सपा को ये बात चुभनी थी। हर दिन भाजपा पर हमले में जुटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसले को सपा के सामाजिक संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने लिखा, सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी भाजपा को झुकना ही पड़ा। भाजपा ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी व 10% ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 भी जीतेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को हर दिन घेरने वाली सपा और बसपा चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन भाजपा के इस दांव का फिलहाल उनके पास कोई काट नजर नहीं आ रही। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मुद्दे की बात में अब बात इंतहा वाले इंतजार की। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता फलक पावड़े बिछाकर दिन भर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बाट जोतते रहे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर जब पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग करती दिखी तो इस कयास को मजबूती मिल गई कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसान आंदोलन में शामिल लोगों से मिलने के लिए यहां पहुंचने वाली। ममता बनर्जी के गाजीपुर बॉर्डर पर आने की चर्चा जंगल में आग की तरह फैली और यहां पर मौजूद किसान नेताओं के चेहरे पर उनके आने की चमक भी साफ दिखने लगी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम बड़े किसान नेता यहां पर पलक पावड़े बिछाकर दीदी के आने का इंतजार करने लगे। स्वागत की तैयारियों में कोई कमी नहीं थी। वहीं वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और ममता के आने की आहट नहीं सुनाई पड़ी तो ये चर्चा तेज हो गई कि ममता बनर्जी फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंचेगी। ऐसे में उनका इंतजार करने वाले किसान नेताओं के खिले चेहरे भी धीरे धीरे मुरझाने लगे। एबीपी गंगा ने जब इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की तो आप भी सुनिए कि उन्होंने इसे लेकर क्या जवाब दिया। राकेश जी ये बताइए कि ऐसी अटकलें थी, हम नहीं कहते कि ममता जी को यहाँ आना था, लेकिन चर्चाएं थी कि ममता बनर्जी गाजीपुर बॉर्डर पर जरूर आएंगी राकेश टिकैत जी से मिलने, क्योंकि राकेश टिकैत जी बंगाल गए थे ममता जी से मिलने। जीतने से पहले भी चुनाव में गए थे और जीतने के बाद भी गए थे। अरे अपने काम पे लगे रहने दो, उन्हें दिल्ली में बहुत काम है, अपना काम करने दो। क्या किसानों की लड़ाई कोई काम नहीं है? जो विपक्षी शोर मचाते हैं किसानों के लिए, अगर वो किसानों के बीच में नहीं आ रहे, उसे किस तरह देखते हैं आप? तो अपना काम कर रहे होंगे, दिल्ली में बहुत काम उनको होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त राकेश टिकैत खुद ममता बनर्जी का समर्थन करने पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के समर्थन में ममता बनर्जी भी गाजीपुर बॉर्डर जरूर आएंगी, लेकिन 5 दिन तक दिल्ली में होने के बावजूद भी दीदी यहां नहीं पहुंची। सच है कि इंतहा हो गई इंतजार की। उधर दीदी दिल्ली से वापस कोलकाता भी लौट गई, ये कहकर कि हर 2 महीने में वो दिल्ली आया करेंगी। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस घोटाले की जिसने लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिले में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में हुए जिस विधवा घोटाले की खबर हमने मुद्दे की बात में दिखाई थी, उस खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 98 घोटालेबाजों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब विभाग में शामिल बाबुओं की कुंडली भी
खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि घोटाले के तार कहां-कहां तक फैले हैं। विधवा घोटाले की जांच, 98 के खिलाफ एफआईआर की आंच। एबीपी गंगा की खबर का असर, घोटाला करने वालों पर शिकंजा। सरकारी योजना शुरू नहीं होती उससे पहले ही घोटालेबाज उसे हड़पने का तरीका खोज निकालते हैं। ऐसा ही खेल घोटालेबाजों ने राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के साथ किया, जिसमें गरीब विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से गुजर बसर करने के लिए 30,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। लेकिन घोटालेबाजों ने ऐसा खेल किया कि सरकारी अनुदान को हड़पने के लिए जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया गया और ऐसी महिलाओं के खाते में पैसे डलवा दिए जिनके पति जीवित हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को हुई तो उनके होश उड़ गए। दरअसल बंथरा में 21 ऐसी महिलाएं मिली जिनके पति जीवित हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की रकम मिली है। जब ये खबर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई तो सोया हुआ प्रशासन जागा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने जांच कराने के आदेश दिए और अब ये एबीपी गंगा की खबर का असर ही है कि कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए 98 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 30,000 रुपए हड़पने के लिए जिंदा को मुर्दा दिखाने के खेल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सरकारी अधिकारी, शासन के अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हरकत में आए और कार्रवाई के निर्देश दिए। सरोजनी नगर कोतवाली में राजस्व निरीक्षक की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में सरकारी धन हड़पने और जालसाजी की धाराएं शामिल हैं। जिन 98 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उसमें 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। ये बंथरा के सहज राम और भगवती शर्मा हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने गरीब परिवार की महिलाओं के पति को मृत दिखाकर उनके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाए और सरकारी अनुदान यानी 30,000 रुपए हड़पने के लिए बंदरबाट शुरू की। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के कई बड़े अफसर भी निशाने पर हैं। जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। राजधानी लखनऊ के अलावा चित्रकूट, गोरखपुर और कानपुर में भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में घपले सामने आए थे। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को डर है कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। फिलहाल सरोजनी नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में गांव के 2 बिचौलिए सहज राम और भगवती शर्मा के अलावा सरकारी अनुदान लेने वाले लाभार्थियों के नाम भी शामिल हैं। अब समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और तहसील स्तर के कर्मचारियों की कुंडली भी खंगाली जा रही, ताकि घोटाले की जड़ कहां तक फैली है और किस किस ने सरकार को चूना लगाया ये सामने आ सके। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। तो सूबे की आधी आबादी को पूरी शक्ति, जी हां, क्या है मिशन शक्ति की तीसरी कदम, बताएंगे आपको मुद्दे की बात में। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। मुद्दे की बात को पावर्ड बाय आपका साथ। बात मिशन शक्ति की तीसरी कसम की, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी को पूरी शक्ति देते हुए मिशन शक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे महिलाओं को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि वो पहले के मुकाबले और ज्यादा सशक्त और ज्यादा शक्तिशाली होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने लॉन्च किया मिशन शक्ति। आधी आबादी को मिलेगी पूरी शक्ति। सशक्त होंगी महिलाएं, मजबूत होंगी प्रदेश की बेटी। ये कोई ऐसा वैसा मंच नहीं है, ये मिशन शक्ति का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने प्रदेश की सभी महिलाओं, सभी बेटियों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त करने की मुहिम सूबे की योगी सरकार ने शुरू कर दी है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में सीएम योगी ने मिशन शक्ति वेब पोर्टल लॉन्च करके महिलाओं की सुरक्षा और मजबूती का पूरा लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिया है। जनपद फतेहपुर टाउनाओं के स्वयं सहायता समूह महिला सदस्यों को एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा प्रति
इकाई 45,60,000 रुपये का चेक भी यहाँ पर अभी प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं उन सभी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और उनके आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। यूपी में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत यूं तो सीएम योगी ने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन ये मिशन मुकम्मल अब हुआ। इस मिशन के जरिए बड़े स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया। प्रदेश सरकार का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराने में अत्यंत ही होगा। इससे न केवल महिलाएं अपने अपने स्वरोजगार की स्थापना कर सकेंगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों की बड़ी मदद की। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश भर में बालिकाओं को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, दहेज कुप्रथा, बाल विवाह को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया। महिलाओं और बालिकाओं को कंप्यूटर लैंग्वेज, बायोडेटा मेकिंग, टेलरिंग देकर कौशल विकास किया गया और अब मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है। मतलब योगी सरकार ने महिला सुरक्षा से लेकर महिला को सशक्त बनाने का पूरा ताना बाना बुन दिया है, जिसका असर आने वाले समय में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।